hello everyone, this is Eliezer Finehas and you're watching Eliezer Educational Academy। तो भाई आज जो है आपका सेकेंड ईयर बॉटनी का सॉल्व टारगेट पेपर का लास्ट पार्ट में अपलोड करने जा रहा हूँ, जहाँ पर जो रिमेनिंग जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। याद रहे कि जो मैं पहले भी जो जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मैंने टारगेट पेपर में दिए हैं और जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, मैं लॉन्ग क्वेश्चन तो कंप्लीट कवर हो गए हैं, आधे जो हैं वो मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कवर कर चुका हूं और आधे क्वेश्चंस इस वाली वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो ये इस वीडियो के बाद जो है आपका सेकेंड ईयर बॉटनी वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा और सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी जो है वो पहले ही मैं कंप्लीट सॉल्व कर चुका हूँ। तो अगर आपने ये सब वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं और मैं आपको कुछ वीडियोस के लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो खैर बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जाने। जल्दी हमने क्वेश्चंस कवर करने क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल है डिफाइन मेरिस्टेम, गिव द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम एंड स्टेट देयर फंक्शन। तो सबसे पहले मेरिस्टेम को डिफ़ाइन करना है, फिर मेरिस्टेम के जो टाइप्स हैं उनको डिफ़ाइन करके फिर उनके फंक्शंस क्या हैं वो बताने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिस्टेम की डेफिनेशन देखते हैं। तो इन हायर प्लांट्स ग्रोथ अकर्स इन सर्टेन रीजन्स, ग्रोथ पॉइंट्स कॉल्ड मेरिस्टेम। अच्छा, जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं ना, तो उनमें ना कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में या स्पेसिफिक पॉइंट पर जिसको ग्रोथ पॉइंट्स कहा जाता है वहाँ पर ग्रोथ होती है, तो उसे मेरिस्टेम कहा जाता है। उस जगह को मेरिस्टेम कहा जाता है जहाँ पर ग्रोथ होती है। इन दीज रीजन्स द सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड गिव राइज टू न्यू सेल्स। और इन रीजन्स में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो रैपिडली बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं और नए सेल्स को बनाते हैं या नए सेल्स को जन्म देते हैं। तो दीज डिवाइडिंग सेल्स आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और ये जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ना, जो डिवाइड होकर नए सेल्स बनते रहते हैं, तो इन सेल्स को क्या कहा जाता है, इन सेल को कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो मेरिस्टेम कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स। मेरिस्टेम 3 टाइप का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम। तो 3 तरह की हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। तो फर्स्ट आपके पास आ जाता है एपिकल मेरिस्टेम। देखते हैं कि भाई एपिकल मेरिस्टेम क्या बुलाया भाई तो खैर एपिकल मेरिस्टेम लाइज एट द एपेक्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो रूट्स और स्टेम के एपेक्स पर पाया जाता है। सेकंड पॉइंट, द एक्टिविटीज़ ऑफ एपिकल मेरिस्टेम रिजल्टिंग इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी। अच्छा, जो एपिकल मेरिस्टेम पर जो एक्टिविटीज़ होती है इसके रिजल्ट में क्या होता है, जो प्लांट बॉडी का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो बनता है। थर्ड पॉइंट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट्स एट बोथ रूट एंड स्टेम ब्रांचेस। तो रूट एंड स्टेम ब्रांचेस पर जो लेंथ होती है, जो इनकी हाइट बढ़ रही होती है रूट्स की और स्टेम्स की, तो किस वजह से होती है, वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है। तो नेक्स्ट आ जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। फर्स्ट पॉइंट है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम विच आर सेपरेटेड फ्रॉम एपेक्स बाय परमानेंट टिश्यू। तो ये जो पार्ट्स होता है, ये जो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये भी एक एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट होता है, विच आर सेपरेटेड फ्रॉम एपेक्स। और ये जो है ये एपेक्स के ज़रिए से सेपरेट होता है बाय परमानेंट टिश्यू। सेकेंड पॉइंट, दे अकर्स एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स इन मैनी ग्रासेस। अच्छा, ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये याद रखिएगा कि जो इंटरनोड्स की बेस होती हैं और काफ़ी घासों के अंदर जो घासें होती हैं वहाँ पर ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। तो बिलो द नोड्स इन मैनी मिंट्स, और काफ़ी मिंट्स के अंदर जो होता है ये नोड्स के नीचे होता है, पाया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट है, एट द बेस ऑफ लीव्स इन मैनी प्लांट्स। और काफ़ी प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनकी बेस में ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। फिर आ जाता है लेटरल मेरिस्टेम। देख लेते हैं भाई लेटरल मेरिस्टेम क्या है। तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल शीथ इन वेस्कुलर बंडल्स लाइज अमंग मासेज ऑफ परमानेंट टिश्यूज़। ये जो लेटरल मेरिस्टेम होता है ये एक सिलेंड्रिकल शीथ होती है वेस्कुलर बंडल्स के अंदर, जो कि मासेज ऑफ जो परमानेंट टिश्यू का मास होता है उसके अमंग ये ऊपर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर कैम्बियम एंड फेलोजिन ऑफ कॉर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इंक्रीज इन थिकनेस। और ये जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, कैम्बियम और फेलोजिन ही जो होते हैं वो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ कौन सी होती है, जो थिकनेस में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। प्राइमरी ग्रोथ जो होती है वो लेंथ को कहा जाता है।
लास्ट पॉइंट, दे आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म डाइकोटिलेडन्स, और जो लेटरल मेरिस्टेम होती है वो एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म डाइकोटिलेडन्स में पाई जाती है। तो यहाँ पर जाकर आपका जो मेरिस्टेम का सवाल है वो कंप्लीट होता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अच्छा भाई, तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, गिव द इफेक्ट्स ऑफ रेड लाइट एंड फार रेड लाइट इन फाइटोक्रोम सिस्टम। तो ये डिफरेंस बिटवीन लिखते हैं कि तो एक जो फाइटोक्रोम सिस्टम होता है वो 660 होता है, एंड सेकंड जो 660 को रेड लाइट इफेक्ट बोलते हैं, और P73 ये फाइटोक्रोम 730 जो होता है उसे फार रेड लाइट इफेक्ट कहते हैं। तो पहला पॉइंट है फाइटोक्रोम 660 चेंजेस इनटू फाइटोक्रोम 730। तो ये फाइटोक्रोम 660 है, ये फाइटोक्रोम 730 में चेंज हो जाता है। फाइटोक्रोम 730 और बिल्कुल उसका उल्टा है, और जो फाइटोक्रोम 730 होता है वो फाइटोक्रोम 660 में चेंज हो जाता है। सेकंड पॉइंट, स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ सम सीड्स, एग्जांपल लेटस। अच्छा, ये जो होता है ना फाइटोक्रोम 660 होता है, तो ये जो है ये कुछ सीड्स को बनाने में मदद करता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेटस के सीड को। फिर इनहिबिट, अगर फार रेड लाइट इफेक्ट में आते हैं तो इनहिबिट जर्मिनेशन ऑफ सम सीड्स। तो जब फार रेड लाइट पड़ती है फाइटोक्रोम सिस्टम पर तो ये जो सीड्स की जर्मिनेशन को रोक देता है, इसकी भी एग्जांपल लेटस है। फिर पॉइंट नंबर 3, स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। और फ्लावरिंग जैसा होता है कि काफ़ी प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स जो उगते हैं, तो ये किस वजह से, रेड लाइट इफेक्ट की वजह से। जो काफ़ी जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं उनमें रेड लाइट इफेक्ट की वजह से जो फ्लावर्स हैं वो उग जाते हैं या बनते हैं, और बाकी इसका उल्टा है। इसके अंदर ये जो है फार रेड लाइट जो है वो फ्लावरिंग को इनहिबिट कर देती है इन लॉन्ग डे प्लांट। फिर वो फोर्थ पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं, इनहिबिट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। और भाई जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं उनमें जो रेड लाइट है, रेड लाइट इफेक्ट है वो फ्लावरिंग को इनहिबिट कर देता है, और इसका बिल्कुल उलट हो गया। और जो फार रेड लाइट इफेक्ट है वो जो फ्लावरिंग को शुरू कर देता है शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर। फिर आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ एंथोसियानिन रेड प्लांट पिगमेंट। और ये जो है फार रेड लाइट है ये प्लांट्स के अंदर एंथोसियानिन का फॉर्म करता है, जिसको रेड प्लांट पिगमेंट कहा जाता है। और इसी पिगमेंट को, एंथोसियानिन को, जो फार रेड लाइट है, फार रेड लाइट इफेक्ट है वो इनहिबिट कर देता है, मतलब कि ख़त्म कर देता है। तो ये आपका एक सवाल हो गया, बड़ा छोटा सा सवाल था, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोसोम्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्रोमोसोम्स विच आर सिमिलर इन मेल एंड फीमेल ऑफ सेम स्पीशीज़ आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। अच्छा, ऐसे क्रोमोसोम्स जो कि मेल और फीमेल स्पीशीज़ के अंदर बिल्कुल सिमिलर होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, ऑटोसोम्स कहा जाता है। तो ये आगे इसकी एग्जांपल भी देता हूँ, याद रखिएगा। जो 22 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के मेल और फीमेल के अंदर, वो एज इट इज़ बिल्कुल सेम होते हैं, तो उन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है 22 पेयर्स को। आगे हम एग्जांपल में भी देखेंगे। दे कंट्रोल द सोमैटिक कैरेक्टर्स ऑफ द बॉडी। और ये जो ऑटोसोम्स होते हैं ये सोमैटिक कैरेक्टर को, जो भी बॉडी का सोमैटिक कैरेक्टर होता है उसे कंट्रोल करते हैं। और दे आर नॉट इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। जाहिर सी बात है, जब मेल और फीमेल में जो ऑटोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो जो ऑटोसोम्स होते हैं ये इन्वॉल्व नहीं होते सेक्स डिटर्मिनेशन में। सेक्स डिटर्मिनेशन में हमेशा जो है सेक्स क्रोमोसोम्स वो होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो इसकी एग्जांपल है, अभी मैंने आपको बताया कि 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन मेल एंड फीमेल, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन मेल एंड फीमेल आर ऑटोसोम्स। जो 22 पेयर्स होते हैं 22 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, भले वो मेल में हो भले फीमेल में हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। और बाकी हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अ सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम विच डिटरमाइंस द सेक्स आइदर इट इज़ मेल और फीमेल इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। तो एक सिंगल पेयर होता है, जैसे 22 पेयर तो भाई ऑटोसोम होते हैं, टोटल 23 पेयर्स होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो सिंगल पेयर होता है क्रोमोसोम का, जो कि सेक्स डिटर्मिन करता है या जेंडर डिटर्मिन करता है, भले क्या वो जो स्पीशी है वो मेल है या फीमेल है, तो उसे क्या कहा जाता है, उस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। इन मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम्स आर डेजिग्नेटेड एज एक्स एंड वाई। मेल और फीमेल में जो क्रोमोसोम्स है वो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं या डेजिग्नेट करते हैं, एज एक्स और वाई। फिर एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, तो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन मेल एंड फीमेल इज सेक्स क्रोमोसोम।
अभी मैंने आपको बताया कि 22 पेयर जो होते हैं ऑटोसोमल होते हैं, और जो 23वां पेयर होता है मेल एंड फीमेल का, तो उसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। तो इन ह्यूमन फीमेल पोजेस XX एंड मेल पोजेस XY। तो भाई जो इंसानों की अगर बात की जाए तो फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होता है, और वही अगर देखा जाए तो मेल के पास कौन सा होता है, XY क्रोमोसोम होता है। बट इन सम एनिमल्स देयर इज़ अ रिवर्स कंडीशन सच एज मॉथ्स, बर्ड्स एंड सम फिशेस। लेकिन जब हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं तो इससे बिल्कुल रिवर्स कंडीशन होती है। एनिमल्स की बात कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मॉथ्स, बर्ड्स और कुछ फिशेस के बारे में हम बात करते हैं, तो उनमें क्या होता है, ऐसे जो जानवर होते हैं उनमें क्या होता है, फीमेल पोजेस XY एंड मेल पोजेस XX क्रोमोसोम्स। भाई अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, रिपीट आपको कर देता हूँ। अगर ह्यूमन की बात की जाए, इंसानों की बात की जाए, जैसे आप इंसान हैं, फीमेल्स ही मेरी वीडियोस देखती हैं और मेल्स भी देखते हैं, तो फीमेल्स के अंदर याद रखिएगा कि अगर ह्यूमन की बात की जाए, देखें ये जो है ना MCQ के अंदर भी बहुत ज़्यादा, MCQ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो MCQ है ये दिमाग घुमाने के लिए लास्ट में जो एग्जामिनर है वो पूछता है, तो हमेशा याद रखिएगा जो फीमेल होती है उनके पास XX क्रोमोसोम होता है और मेल के पास XY क्रोमोसोम होता है। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं, ये कुछ एनिमल्स जैसे मॉथ्स, बर्ड्स और फिशेस, इनके अंदर जो फीमेल होती है उसके पास XY होता है और जो मेल होता है उसके पास XX क्रोमोसोम्स होता है, मतलब कि ह्यूमन से बिल्कुल रिवर्स कंडीशन होती है। तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। तो टू अवॉइड दिस कन्फ्यूजन, X क्रोमोसोम इज रिप्लेस्ड बाय Z एंड Y क्रोमोसोम। तो भाई अगर इस कन्फ्यूजन को, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में से कन्फ्यूजन आ जाती है, तो इस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए जो X क्रोमोसोम है ना वो रिप्लेस कर दिया जाता है Z क्रोमोसोम से, और जो Y क्रोमोसोम है वो रिप्लेस कर दिया जाता है W क्रोमोसोम से। तो अब अगर हम पढ़ें तो अगर हम लोग X को Z से रिप्लेस कर दें और Y को W से रिप्लेस कर दें, तो अब हम लोग देखते हैं कि फीमेल क्या पोजेस करती है, ZW क्रोमोसोम, एंड मेल पोजेस ZZ क्रोमोसोम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर जाकर आपका ये वाला सवाल ख़त्म होता है। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसका ताल्लुक जो है वो चैप्टर नंबर 11 से है कि टोपोग्राफिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम। तो टोपोग्राफिक फैक्टर्स अभी हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। हम पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ द सरफेस टेक्सचर ऑफ अर्थ इज़ नोन एज टोपोग्राफी। जब भी अगर हम लोग स्टडी करें अर्थ के सरफेस के बारे में तो उसको टोपोग्राफी कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आपने लाजमी समझनी है। नेक्स्ट क्या है, देयर आर 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द टोपोग्राफी ऑफ अर्थ। 3 फैक्टर्स हैं ऐसे जो कि अर्थ के टोपोग्राफी को, मतलब कि सरफेस टेक्सचर को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्टीट्यूड, सेकंड स्लोप एंड थर्ड एक्सपोजर। तो वन बाय वन करके हम लोग इसको देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड्स आर एसोसिएटेड विद लो टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई रेन, रेडिएशंस एंड इंक्रीज्ड विंड वेलोसिटी। तो भाई जो हाई एल्टीट्यूड्स होते हैं, जो हाई जगह होती है, जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं, जैसे हम मरी की बात कर लें, स्वात है, और मतलब कि दीगर जो जगह हैं आपको पता ही है, तो वहाँ पर जो पहाड़ी इलाके होते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर सबसे पहले तो बहुत लो होता है। आपको पता है कि गर्मियों में भी वहाँ पे अच्छी खासी ठंड होती है। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लो होता है वहाँ का, और वहाँ पर बारिशों की तादाद अगर देखा जाए, हम जैसे कराची की बात कर लें तो कराची या हैदराबाद के कंपैरिजन में जो वहाँ पर रेंज होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तकरीबन डेली वहाँ पर बारिशें हो रही होती हैं। फिर रेडिएशंस भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं एंड इंक्रीज विंड वेलोसिटी, और हवा की जो शिद्दत होती है, हवा की जो रफ्तार होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। दस वेजिटेशन इन डिफरेंट एल्टीट्यूड्स डिफर फ्रॉम वन अनदर, और जो सब्जियों का उगना है वो अलग अलग जगहों पर डिफ़र करता है फ्रॉम वन अनदर। फिर सेकंड पे बात आ जाती है स्लोपनेस। द स्टीपनेस ऑफ स्लोप्स अफेक्ट द अमाउंट ऑफ रेडिएशंस falling on them. In northern hemisphere, the south-facing slope receives more sunlight than the north-facing slope. Steep slopes are also unable to retain much water. अच्छा, अब बात आ जाती है स्लोप की। तो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो कि ऐसे स्लोप की तरह होते हैं वहाँ पर, ठीक है, स्लोप की तरह होते हैं। भले तेज़ बारिश भी आ जाए ना
तो जो ऐसे इलाके होते हैं ना, वहाँ पर पानी जो है वो ज़्यादा देर नहीं ठहरता, पानी यहाँ से नीचे गिरता गिरता बिल्कुल नीचे आ जाता है, ठीक है। एक बात तो ये कि यहाँ पर पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी होती है स्लोप रीजन की बात की जाए। और यहाँ पर सनलाइट का भी मसला होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखा है ना कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो साउथ फेसिंग स्लोप है वहाँ पर ज़्यादा सनलाइट आती है, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर साउथ है, अगर सन यहाँ पर होगा, अगर सन यहाँ पर होता है तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि इस साइड पे जो है ज़्यादा रेडिएशन पड़ेगी। अब दूसरी साइड पे जब सन है ही नहीं, तो यहाँ पर जो ये वाला एरिया है यहाँ पर बिल्कुल भी सन की रेडिएशन नहीं पड़ती। तो इसलिए ये जो है ये स्लोप का कुछ हमने फैक्टर्स पढ़े जो कि अफेक्ट करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है एक्सपोजर। एक्सपोजर एट हाई एल्टीट्यूड्स exposure to sun and wind develops different types of vegetations as compared to the altitudes which are not exposed or less exposed to sun and wind। अच्छा, अब वही बात अब आ गई कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग साउथ साइड पर करें, जहाँ पर साउथ साइड की बात करें जहाँ पर जो सनलाइट है वो बहुत ज़्यादा आती है, तो सनलाइट यहाँ पर आती है, अगर विंड भी यहाँ पर ज़्यादा आ रही होती है तो इस साइड पर जो वेजिटेशन है, जो सब्जियाँ हैं या पौधे वगैरह हैं वो ज़्यादा उगेंगे। अब दूसरी साइड पर जब सनलाइट आ ही नहीं रही तो यहाँ पर जो आपके वेजिटेशन उगने के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर जाकर आपका जो क्वेश्चन है वो जाकर ख़त्म होता है टोपोग्राफिक फैक्टर्स। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है आपके टारगेट पेपर में वो है राइट डाउन द सिग्निफिकेंसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। अच्छा, अगर किसी ने नहीं टारगेट पेपर देखा तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको टारगेट पेपर का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप लाजमी जो टारगेट पेपर है उसको आप लाजमी वॉच कर लें, ताकि आपको पता होगा कौन कौन से सवाल जो हैं वो इस टारगेट पेपर में मौजूद हैं और आप जो क्वेश्चन वाइज है आप उसकी तैयारी कर सकें। तो पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। तो सबसे पहले हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस देख लेते हैं कि माइटोसिस के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो फर्स्ट जो सिग्निफिकेंस है वो है द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस लाइज इन द फैक्ट दैट इट ब्रिंग्स अबाउट इक्वल क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स टू इट्स डॉटर सेल्स। अच्छा, इसमें माइटोसिस के प्रोसेस में ये होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है वो इक्वल होती है, क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी। जो क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो नया सेल जो बन रहा होता है उसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल होती है। Second point, it provides the means to develop from zygote stage to adult stage and further growth during life। अच्छा, माइटोसिस जो है वो ज़ायगॉट से लेके एडल्ट स्टेज और जब तक जो इंसान की ग्रोथ हो रही होती है, जैसे ग्रोथ इंसान की तकरीबन 18-20 साल तक होती है, तो जब वो ज़ायगॉट होता है तब से लेकर जब तक इंसान अपने ग्रोथ की उसमें है, ग्रोथ के टाइम पे है, तब तक जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो इंसान के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर अकर होता रहता है। तो फिर आ जाता है थर्ड पॉइंट, बाय सिंगल माइटोटिक डिवीजन न्यू सेल्स आर मेड अवेलेबल टू द बॉडी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। अच्छा, सिर्फ एक ही जो माइटोटिक डिवीजन है उससे ही जो होते हैं न्यू सेल्स अवेलेबल हो जाते हैं बॉडी के लिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। फोर्थ पॉइंट है इन सम टिश्यूज़ that is red blood cells in the bone marrow, the wear and tear of old cells is so rapid that mitosis must take place with the speed to replace the worn out cells। अच्छा, कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं रेड ब्लड सेल्स के अंदर, बोन मैरो के अंदर, जिसके अंदर जो ओल्ड सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बुरी हालत में होते हैं और ओल्ड बिल्कुल हो चुके होते हैं। तो ऐसी जगहों पर जो होता है माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो जल्दी जो है वो टेक प्लेस करता है, जिसकी वजह से वो जो ओल्ड सेल्स हैं उनको निकाल कर नए सेल्स की रिप्लेसमेंट कर देते हैं। और ये जो ओल्ड सेल से न्यू सेल्स की रिप्लेसमेंट होती है सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस के प्रोसेस की वजह से ही हो पाता है। तो ये हमने 4 उसके सिग्निफिकेंस पढ़े माइटोसिस के। अब हम लोग मियोसिस के सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं कि मियोसिस के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। तो मियोसिस इज़ अ लॉजिकल एंड नेसेसरी पार्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकॉज इट रिस्टोर्स द डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो भाई जो मियोसिस का प्रोसेस है, जितने भी इंसान हैं वो भी मियोसिस के प्रोसेस से ही बनते हैं। तो मियोसिस का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। विदाउट मियोसिस प्रोसेस जो है लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ना ही एनिमल्स में और ना ही प्लांट्स में।
पॉइंट नंबर 2, ड्यूरिंग मियोसिस गैमेट्स आर फॉर्म। मियोसिस के प्रोसेस में गैमेट्स फॉर्म होते हैं। ईच गैमेट पोजेस हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और हर एक गैमेट के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसको n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन द नंबर बिकम्स डिप्लॉयड, और जब ये जो दो गैमेट्स जब आपस में फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजेशन जिसको कहा जाता है, तो उस टाइम पर जब फ्यूज़ हो जाते हैं तो ये जो गैमेट्स होते हैं ये हैप्लॉइड के बाद ये डिप्लॉयड बन जाते हैं, जिनको 2n भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मियोसिस हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और मियोसिस के प्रोसेस से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो मेंटेन होते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो देखा जाए तो आपके जैसे ग्रेट ग्रैंड फादर्स भी हैं, परदादा जो होते हैं, उनके भी क्रोमोसोम्स जो है वो आपके अंदर पाए जाते हैं। तो वो जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो मेंटेन रहते हैं। और जैसे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मतलब टोटल 46 होते हैं और 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट नंबर में हम में भी ट्रांसफ़र होते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जब मियोसिस का प्रोसेस होता है तो क्रॉसिंग ओवर भी टेक प्लेस करती है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इसका नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के बाद इसकी कंप्लीट डेफिनेशन भी आएगी, तो वो मैं आपको वहाँ पर जाकर समझाऊंगा। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस का हमने डिस्कस किया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। अच्छा भाई, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका ताल्लुक भी चैप्टर नंबर 7 से है, सेल साइकिल से। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वो है डिफाइन इंटरफेस। इंटरफेस को डिफाइन करना है, नेम एंड एक्सप्लेन इट्स सब स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नेम भी प्रोवाइड करना है इसके सब स्टेजेस का, और इसको एक्सप्लेन भी करना है। तो बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन होने वाला है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। तकरीबन 2 पेजेस का ये क्वेश्चन है। तो क्या करें, करना तो है हमने याद, तो हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। तो इंटरफेस, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डाली, तो द नॉन डिवाइडिंग इनिशियल फेज ऑफ सेल साइकिल एज द इंटरवल बिटवीन 2 डिविजन्स इज कॉल्ड इंटरफेस। अच्छा, ये जो इंटरफेस होता है ये एक नॉन डिवाइडिंग फेज़ होता है, और इनिशियल फेज़ होता है सेल साइकिल का जब जो सेल हैं वो डिवाइड नहीं कर रहे होते, तो इसको इंटरफेस कहा जाता है। तो ड्यूरिंग इंटरफेस द सेल साइमल्टेनियसली carries out its works, grow and prepare itself for next division and duplicates its DNA for it। ये जो इंटरफेस होता है ना, इस पूरे फेज़ के अंदर जो सेल होता है अपना काम भी कर रहा होता है, ग्रो भी हो रहा होता है, और अपने आप को जो नेक्स्ट डिवीज़न उसने करनी है उसके लिए प्रिपेयर भी कर रहा होता है, और अपने डीएनए को डुप्लीकेट भी कर रहा होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिवाइड नहीं हो रहा होता, बाकी जो अपनी पूरी 100% एक्टिविटी को सेल जो है वो शो कर रहा होता है इंटरफेस के अंदर। द न्यूक्लियस इज़ क्लियरली विजिबल बट क्रोमोसोम्स आर नॉट विजिबल इन द न्यूक्लियस। और इंटरफेस के अंदर जब हम लोग सेल को देखते हैं तो सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो तो क्लियरली विजिबल होता है, लेकिन जो क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो विजिबल नहीं होते। तो सब स्टेजेस हम देख लेते हैं। तो इंटरफेस इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सब स्टेजेस। इंटरफेस जो है वो 3 सब स्टेजेस में डिवाइड है। फर्स्ट जो है वो है G1 जिसको गैप 1 कहा जाता है, सेकंड S मीन साइंथेसिस, एंड जो थर्ड है वो G2 गैप 2 के नाम से। तो पहला जो आपके पास पॉइंट है वो है G1 जिसको गैप 1 भी कहा जाता है। इट इज़ अ सब स्टेज ऑफ इंटरफेस इन विच नो DNA साइंथेसिस अकर्स। तो ये जो इंटरफेस, ये जो गैप 1 है ना सब स्टेज, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो DNA की सिंथेसिस है, मतलब कि DNA नहीं बना होता इस स्टेज के अंदर। तो इन दिस सब स्टेज सिंथेसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ RNA एंड फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर फॉर DNA सिंथेसिस। तो इस वाले सब स्टेज के अंदर क्या होता है कि RNA बनता है, RNA सिंथेसिस मतलब बनना, और RNA ऑर्गेनाइज होता है और एंजाइम्स भी बनते हैं, और ये जो RNA और एंजाइम्स हैं ये DNA के बनने के लिए रिक्वायर होते हैं, इसलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये बनते हैं। फिर ड्यूरेशन देख लेते हैं, इस जो सब स्टेज की ड्यूरेशन क्या होती है। तो इट इज़ मोस्ट वेरिएबल इन ड्यूरेशन एंड टेक्स प्लेस अबाउट 25 to 50% ऑफ इंटरफेस। तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो मतलब कि वेरी करती है, बिल्कुल एक हम इसको बोलते हैं ना हतमी उसकी ड्यूरेशन नहीं बता सकते, लेकिन जो इंटरफेस का जितना भी टाइम होता है उसका 25 से 50% तक जो ड्यूरेशन होती है वो इसी सब स्टेज की होती है। मिनिमम जो होते हैं वो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं इसमें, इस सब स्टेज में, और मैक्सिमम जो है कुछ हफ्ते, मंथ्स या फिर ईयर्स भी लग सकते हैं। मतलब कि आप देख सकते हैं कि कितनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है इसके अंदर। जैसे कि मतलब कि
ये जो प्रोसेस है ये 3 से 4 घंटे के अंदर भी हो सकता है और इसको सालों भी लग सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी पाई जाती है। फिर आ जाता है क्रोमोसोम्स आर ऑब्जर्व्ड इन अ सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, और इस फेज़ के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं। द सेल फॉलोज वन ऑफ टू पैथ्स, आइदर इट विथड्रॉज फ्रॉम द सेल साइकिल एंड एंटर इन अ रेस्टिंग phase G0 stage, or it enters into S phase and complete the cell cycle। तो ये मैं आपको समझा दूं कि सेल जो है उसके पास दो रास्ते होते हैं। यहाँ पर आके इंटरफेस में आके सेल के पास दो रास्ते होते हैं। यहाँ तो वो अपने आप को सेल साइकिल से निकाल कर रेस्टिंग फेज़ में चला जाए, जिसको G0 कहते हैं, या दूसरा रास्ता उसके पास ये होता है कि वो S फेज़ में चला जाए, मतलब कि साइंथेसिस फेज़ में चला जाए और सेल साइकिल को कंप्लीट कर ले। तो दो रास्ते होते हैं। अगर कोई सेल साइंथेसिस फेज़ में जाता है तो फिर क्या होता है, हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो साइंथेसिस फेज़ में क्या होता है, इट इज़ द synthetic phase of interphase in which DNA is produced and its amount becomes double। अच्छा, ये जो साइंथेटिक फेज़ है यहाँ पर जाकर जो DNA है वो प्रोड्यूस होता है और इसका जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स ऑल्सो बिकम्स डबल, और जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं वो भी डबल हो जाते हैं। और ड्यूरेशन इसकी क्या है, तो इसकी ड्यूरेशन है 7 से 8 घंटे एंड टेक्स अबाउट 35 to 40% ऑफ इंटरफेस। और ये जो पूरा जो इंटरफेस की ड्यूरेशन है उसका 35 to 40% इसकी ड्यूरेशन होती है, किसकी, साइंथेसिस फेज़ की। फिर आ जाता है आपके पास गैप 2, लास्ट सब स्टेज है इंटरफेस का। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे समझाने में भी इसको मज़ा आ रहा है। तो इन दिस सब स्टेज क्रोमोसोम्स आर ऑब्जर्व्ड एज डबल स्टैंडर्ड पोजेसिंग 2 क्रोमैटिड्स ईच। अच्छा, हमने गैप 1 में क्या देखा था, गैप 1 स्टेज में देखा था कि क्रोमोसोम जो थे वो सिंगल स्टैंडर्ड थे, लेकिन जब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस सब स्टेज में, तो इस सब स्टेज में बताया जा रहा है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड बन गए हैं, पोजेसिंग 2 क्रोमैटिड्स ईच, और एक जो क्रोमोसोम होता है वो उसमें 2 क्रोमैटिड्स उसके पास होते हैं। तो बाय द एंड ऑफ G1 द वॉल्यूम ऑफ सेल हैज़ रफली डबल्ड। अच्छा, जब G1 जो फेज़ होता है, गैप 1 फेज़ जो होता है, उसके एंड में जब हम देखते हैं तो जो सेल का वॉल्यूम है, सेल की तादाद है, वो ना बहुत बुरे तरीके से बिल्कुल डबल हो चुकी होती है। तो DNA हैज़ बिन रेप्लिकेटेड एंड माइटोसिस इज़ इनिशिएटेड। तो फिर क्या होता है कि DNA की रेप्लिकेशन होती है और माइटोसिस का प्रोसेस उसके अंदर होना स्टार्ट हो जाता है सेल के अंदर। तो द ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीट सेल साइकिल कैन वेरी ग्रेटली, और जो कंप्लीट सेल साइकिल की अगर हम ड्यूरेशन देखें तो वो बहुत ज़्यादा वेरी कर सकती है। दो यूजली लास्टिंग 10 to 30 ईयर्स, इन प्लांट्स एंड इन ह्यूमंस लास्टिंग 18 to 20 ईयर्स। अगर हम देखें सेल साइकिल की कंप्लीट ड्यूरेशन, तो यूजली अगर एवरेज टाइम निकाला जाए तो प्लांट्स के अंदर जो सेल साइकिल है वो 10 से लेकर 30 घंटे के अंदर कंप्लीट होती है, और अगर ह्यूमंस में देखा जाए तो ह्यूमंस में 18 से 20 घंटे में जाकर जो सेल साइकिल है वो कंप्लीट होती है। तो इट मे बी एज शॉर्ट एज 20 मिनट्स एंड एज लॉन्ग एज सेवरल डेज और इवन वीक्स। जो सेल साइकिल है ये 20 मिनट तक, मतलब कि बहुत शॉर्ट भी हो सकती है, और देखा जाए तो कुछ दिन या कुछ हफ्ते भी इस साइकिल में लग सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर आपका इंटरफेस वाला सवाल भी ख़त्म होता है। तो अब हम लोग जल्दी से बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे पता है आप सारे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्किप कर देंगे वीडियो, लेकिन देखें ये अगर आप स्किप करते हैं तो ये आप ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो है इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ये देखें, ये सारी मेरी राइटिंग है, मैंने खुद अपने हाथों से ये लिखे हैं। सवालात आपको लिख के जितने भी आंसर्स हैं वो प्रोवाइड करता हूँ और उनको अच्छे से समझाता भी हूँ, डिटेल में एक एक लफ्ज़ आपको समझाता हूँ। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लाजमी सपोर्ट शो किया करें, कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना सपोर्ट शो किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, ताकि इससे मुझे जो है वो मोटिवेशन मिलती है और मैं मज़ीद जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड करता रहता हूँ। खैर, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर जिसके पास लिखा हुआ टारगेट पेपर उसको तो पता होगा। तो खैर, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राइट अ नोट ऑन स्क्लेरेनकाइमा एंड इट्स टाइप्स। तो स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग, नैरो, थिक वॉल्ड एंड लिग्निफाइड डेड, यूजुअली पॉइंटेड फ्रॉम बोथ हैंड्स। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। तो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, नैरो जैसे आप ये पेन देख सकते हैं बिल्कुल पतले, तो नैरो होते हैं, लॉन्ग होते हैं
थिक वॉल होती है उनकी लिग्निफाइड डेड होते हैं, और मतलब कि लिग्निन इनके ऊपर लगा होता है और ये डेड होते हैं, यूजली पॉइंटेड फ्रॉम बोथ हैंड्स। और ये जो सेल्स हैं ये अगर देखा जाए तो दोनों साइडों से, जैसे ये पेन पॉइंटेड है ना, तो दोनों साइडों से ये जो सेल्स होते हैं ये पॉइंटेड होते हैं। तो दे हैव सिंपल ऑफन ऑब्लिक पिट्स इन देयर वॉल्स, तो इनके पास इनकी वॉल्स पर ऑब्लिक पिट्स होते हैं। Sclerenchymatous cells are found abundantly in plants and occurs in patches and definite layers। और जो Sclerenchymatous cells जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा मकदार में प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। फिर दे आर डेड सेल्स एंड सर्व अ प्योर मैकेनिकल फंक्शन, और ये जो सेल्स होते हैं ये बिल्कुल डेड सेल्स होते हैं और मैकेनिकल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स, और स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज़ जो होते हैं ये 2 किस्म के होते हैं। फर्स्ट जो है फाइबर्स एंड सेकंड है स्क्लेराइड्स। तो वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ फाइबर्स एंड व्हाट इज़ स्क्लेराइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट फाइबर्स। तो फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं कि दे आर फाइबर लाइक इन अपीयरेंस एंड हेंस आर कॉल्ड स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स और सिंपली फाइबर्स। तो भाई ये बिल्कुल आसान सी बच्चों वाली बात है कि ये जो है ये जो टिश्यूज़ हैं ये फाइबर लाइक होते हैं अपीयरेंस में, तो इसलिए इनको या तो स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स कहा जाता है या इनको सिंपली फाइबर्स कहा जाता है। देयर एवरेज लेंथ इज़ 1 mm to 3 mm, तो इनकी जो एवरेज लेंथ है वो है 1 mm से लेकर 3 mm, बट इन फाइबर यील्डिंग प्लांट्स सच एज हेम्प द एवरेज लेंथ इज़ 20 mm to 550 mm। लेकिन जो फाइबर यील्डिंग प्लांट्स हैं, मतलब कि जिन प्लांट से फाइबर बनता है, तो उसके अंदर ये जो है ना स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर टिश्यूज़, इनकी जो लेंथ होती है वो 20 mm से लेकर 550 mm, मतलब कि बहुत लंबे भी होते हैं। सच फाइबर्स आर ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस, और ये जो फाइबर्स होते हैं ये कमर्शियल इंपॉर्टेंस के लिए होते हैं। देन आपके पास आता है स्क्लेराइड्स। द सेल्स विच आर वेरी थिक वॉल्ड, स्ट्रॉन्गली लिग्निफाइड एंड इरेगुलर इन शेप आर कॉल्ड स्क्लेराइड्स और स्टोन सेल्स। अच्छा, ऐसे सेल्स जो कि बहुत ज़्यादा थिक वॉल जिनकी हो और लिग्निन इनके पास बहुत ज़्यादा होता है और इनकी शेप जो होती है वो एक जैसी नहीं होती, इरेगुलर होती है, और इनको क्या कहा जाता है, या तो स्क्लेराइड्स कहा जाता है या स्टोन सेल्स भी कहा जाता है। स्टोन सेल्स अकर्स इन हार्ड सीड्स, जो नट्स एंड स्टोनी फ्रूट्स, और जो स्टोन सेल्स होते हैं वो हमेशा हार्ड सीड्स के अंदर पाए जाते हैं, नट्स के अंदर पाए जाते हैं, या फिर किसमें स्टोनी फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सख्त फ्रूट्स होते हैं, या जो सख्त जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, वहाँ पर स्टोन सेल्स पाए जाते हैं। तो दे कंट्रीब्यूट टू द फर्मनेस एंड हार्डनेस ऑफ द पार्ट कंसर्न, और जो जितने भी आप अगर सख्त सीड्स देखते हैं या पत्थर जैसे जो सख्त फ्रूट्स होते हैं, तो वो इन्हीं जो है सेल्स की वजह से ही देखने को मिलते हैं। द फ्लैश ऑफ पियर इज़ ग्रिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टोन सेल्स इन इट, और ये जो है स्क्लेराइड्स होते हैं, ये सॉरी मैं कुछ और बोल रहा हूँ। अभी हमें एग्जांपल दी कि जो पियर आपके पास फ्रूट है उसका जो फ्लैश होता है वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है, और वो जो सख्त होता है इसी वजह से होता है कि वहाँ पर स्टोन सेल्स की मौजूदगी की वजह से ही ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा जो इनकी पियर का फ्लैश होता है बहुत ज़्यादा सख्त होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। उससे बढ़ने से पहले ही मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहा हूँ, नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये भी एक सवाल है, लेकिन ये अगर टारगेट पेपर में आप देखें तो ये काफ़ी नीचे जाकर लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, लेकिन अब सामने आ ही गया है। देखिए, पहले भी एक्सप्लेन करना है, बाद में भी मैंने एक्सप्लेन करना है, पहले भी आपने समझना है, बाद में भी आपने समझना है। तो इसलिए अब अगर सामने आ ही गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसी को समझ लेते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नोट ऑन सिग्निफिकेंसेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ये, बाद में हम लोग लाइन वाइज जो बाकी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी कवर कर लेंगे। तो बाय काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स द एज ऑफ द प्लांट कैन बी अप्रॉक्सीमेटली डिटर्मिन्ड। और सिग्निफिकेंस क्या है सेकेंडरी ग्रोथ के, अगर हम लोग जितने भी एनुअल रिंग्स हैं उनके टोटल नंबर को हम लोग कैलकुलेट कर लें या काउंट कर लें, तो जो प्लांट की एज है उसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि जो प्लांट की एज है वो कितनी है। तो स्टडी ऑफ द रिंग्स ऑफ वेरी ओल्ड ट्रीज कैन गिव द क्लू टू क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। और जब हम लोग एनुअल रिंग्स की स्टडी करेंगे, जो काफ़ी पुराने ट्रीज़ हैं उनके एनुअल रिंग्स की जब हम लोग स्टडी करते हैं, तो ये हमें क्लू देता है कि उस एरिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा रहा है पिछले टाइम में और अभी कैसा है।
तो मुझे लग रहा है कि मेरी जो कैमरा है वो थोड़ा गड़बड़ है, तो कैमरे को सेट कर लेते हैं। वेट, हाँ, तो कैमरा सेट हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट है ट्री रिंग डेटिंग हैव बीन यूज्ड फॉर आर्कियोलॉजिकल स्टडीज। और ये जो ट्री रिंग डेटिंग है, इसको एनुअल रिंग की जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको वो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ में भी यूज़ होती है। आर्कियोलॉजिकल वो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट जो कि पुरानी चीज़ों को दरियाफ्त करते हैं, तो उन स्टडीज़ में भी जो ट्री रिंग है वो बहुत ज़्यादा काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंडरी ग्रोथ मीट द नीड ऑफ मोर अमाउंट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड कंडक्शन फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। इट ऑल्सो गिव्स अ फर्म सपोर्ट टू इट बाय प्रोड्यूसिंग न्यू कंडक्टिंग एंड मैकेनिकल टिश्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा मैंने पैराग्राफ पढ़ लिया, अब मैं आपको समझाता हूँ कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसको सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट कोई भी अगर सेकेंडरी ग्रोथ करता है, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब ग्रोथ इन थिकनेस, अगर थिकनेस में ग्रोथ करे तो उसको उस प्लांट को बहुत ज़्यादा मिकदार में वाटर चाहिए होता है, मिनरल्स और फूड चाहिए होता है जब वो अपने ग्रोथ स्टेज में होता है। और सेकेंडरी ग्रोथ का फ़ायदा ये है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो जो प्लांट है उसको सपोर्ट देती है, फॉर्म सपोर्ट देती है और टू इट बाय प्रोड्यूसिंग, और सपोर्ट कैसे देती है, कंडक्टिंग और मैकेनिकल टिश्यूज़ की प्रोडक्शन की वजह से जो सेकेंडरी ग्रोथ है ये प्लांट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट, द पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ आर रैपिडली फॉर्म बिलो द सरफेस ऑफ स्टेम एंड रूट्स। और ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं ये सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से बहुत जल्दी फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं स्टेम और रूट्स के नीचे, मतलब कि अंडरग्राउंड ये जो है ये फॉर्म होना या बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जाकर आपका जो सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ है, यहाँ पर जाकर ये आपका सवाल जो है वो ख़त्म होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एक लंबा चौड़ा सवाल है, तो पढ़ लेते हैं हम लोग। ये जो सवाल है ये ऐसे आता है कि राइट अ नोट ऑन सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं, मैं आपको समझाऊंगा तो आपको 100% समझ आ जाएगी। और मैं आपको बार बार हर वीडियो में यही कहता हूँ कि देखिए अगर मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँ तो मुझे मसला नहीं है, मैं आपको बस फ़ोटोज़ खींच के मैं कम्युनिटी टैब पे उसके पोस्ट अपलोड कर दूँगा तो आपको आंसर सारे मिल जाएंगे। अलग से वीडियो बनाने का आपको इतना ज़्यादा आपको समझाने का, इतनी ड्यूरेशन वाली वीडियोज़ बनाने का मकसद यही है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए ताकि अच्छे से आप जो है याद कर सकें। तो देखें रट्टा नहीं चलता, जो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर है यहाँ पर रट्टे नहीं चलते क्योंकि इतना ज़्यादा जो है वो सीखने वाला होता है। यहाँ पर हमेशा जो आपने समझा होगा वही काम आएगा। तो अगर आप नहीं समझेंगे तो ये तो वही बात हो गई कि आपके सामने बिरयानी पड़ी है या कौरमा पड़ा है तो आपने नहीं खाया, तो ये वाली बात हो जाएगी अगर आप नहीं समझेंगे अच्छे से। तो आपके सामने भाई ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना सारा, ये आप समझ लें कि आपके सामने एक बहुत डिलीशियस आपके सामने बिरयानी पड़ी है या कौरमा पड़ा है, तो क्यों ना आप खाएं भाई, इसको लाजमी इससे फ़ायदा हासिल करें। कोई भी टीचर यूट्यूब पे मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी जो टीचर है वो आपको ऐसे पूरे घंटे की वीडियो समझाकर आपको एक जो सवाल है, एक लाइन आपको नहीं समझाता, मैं आपको समझा रहा हूँ तो इससे फ़ायदा उठाएं और पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल करें। तो सीड डॉर्मेंसी की जानिब बढ़ते हैं। द इनएक्टिव और स्लीपिंग स्टेज ऑफ सीड बिफोर जर्मिनेशन इन विच द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज़ वेरी लो नोन एज सीड डॉर्मेंसी। अच्छा, ऐसा स्टेज सीड का जब वो इनएक्टिव होता है या स्लीपी स्टेज इसको होता है बिफोर जर्मिनेशन, उगने से पहले, कोई भी सीड उगने से पहले जब उसका स्लीपिंग स्टेज होता है, जब वो उगा नहीं होता, तो उस पूरे स्टेज को सीड डॉर्मेंसी स्टेज कहा जाता है। तो सीड डॉर्मेंसी इंक्रीजेज द चांसेस दैट जर्मिनेशन विल टेक प्लेस एट द टाइम एंड प्लेस मोस्ट एडवांटेजियस टू द सीड। तो जो सीड डॉर्मेंसी का स्टेज है ये ऐसे चांसेस इंक्रीज़ कर देता है कि यहाँ पर जो सीड है वो उगेगा और ये जो है इस सीड के लिए एडवांटेजियस भी होता है। ब्रेकिंग डॉर्मेंसी जनरली रिक्वायर्स सर्टेन एनवायरनमेंट कंडीशन, फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मिट्टी के अंदर लगा देते हैं किसी भी सीड को, अब आप उसको पानी नहीं दे रहे, आप उसको सनलाइट नहीं दे रहे, तो वो सीड कैसे उगेगा? वो तो फिर डॉर्मेंट स्टेज में रहेगा, वो तो बेहोशी के स्टेज में रहेगा, सोने के स्टेज में रहेगा। तो जो उसकी नींद है, जो सीड की नींद है, तो उसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तो कुछ हमें इन्वायरमेंटल कंडीशंस हमें चाहिए होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सीड्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स ओनली जर्मिनेट्स आफ्टर अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रेनफॉल।
अच्छा, जब डेजर्ट जैसे रेगिस्तान है वहाँ पर जो सीड्स लगे होते हैं वहाँ पर तब ही जो सीड्स हैं तभी उग सकते हैं जब अच्छी खासी सब्सटेंशियल अमाउंट लिखा है ना, सब्सटेंशियल अमाउंट मतलब कि अच्छी खासी तूफ़ानी बारिश जब होती है तभी जाकर जो सीड है वो ग्रो कर सकता है। It does not germinate after moderate rain because the soil would soon become too dry and cannot support the seedlings। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं कि कराची साइड की बात करूँ तो यहाँ पर तो पानी काफ़ी ज़्यादा, हम जब बोरिंग करवाते हैं तो ज़मीन से पानी निकल आता है, लेकिन जब रेगिस्तान की हम लोग बात करते हैं तो रेगिस्तान में दूर दूर तक ज़मीन के अंदर भी पानी नहीं होता। तो इसीलिए अगर थोड़ी सी भी बारिश हो ना, जैसे मॉडेस्ट थोड़ी की बात नहीं कर रहा है, अगर नॉर्मल बारिश भी हो, नॉर्मल रेन भी हो, फिर भी जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं करेगा। भला क्यों ऐसा इसलिए कि अगले दिन जब भी कभी भी जब धूप पड़ेगी तो वो जो अंदर का जितना भी ज़मीन जितनी भी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और उसके लिए जो है सूटेबल कंडीशन नहीं होगी। इसीलिए अगर डेजर्ट में आपने सीड उगाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल होनी चाहिए। तो सेकंड पॉइंट है सम लेटस सीड्स वैराइटीज़ रिक्वायर्स लाइट फॉर जर्मिनेशन। और कुछ जो लेटस के सीड होते हैं वो करते हैं, वो लाइट को रिक्वायर करते हैं, उनको लाइट चाहिए होती है जर्मिनेशन के लिए, या जर्मिनेशन का मतलब कि उगने के लिए। तो ऑल्दो लाइट इज़ नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन और फॉर ब्रेकिंग डॉर्मेंसी। वैसे अगर आप देखा जाए तो जितने भी जो सीड्स हैं उनको लाइट तो लाजमी चाहिए होती है। सनलाइट के बगैर तो कोई भी जो सीड है वो ग्रो नहीं कर सकता। वो जो अपना स्लीपी स्टेज है, जिसको डॉर्मेंट स्टेज है, वहाँ से नहीं निकल सकता। सो द सीड इज़ सोन ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल सो दैट इट एब्जॉर्ब्स लाइट। तो लेटस का जो है अब लेटस का ऐसा जो लेटस का है ना प्लांट, वो ऐसा है कि उसको सनलाइट डायरेक्ट नहीं मिलेगी तो वो कभी भी ग्रो नहीं करेगा। तो इसीलिए बिल्कुल इसको जो मिट्टी की सरफेस के ऊपर रख दिया जाता है ताकि ये जो लेटस का सीड है ये लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। थर्ड पॉइंट है सम कोट सीड्स ओनली जर्मिनेट्स व्हेन देयर कोट इज़ वीकेंड बाय केमिकल अटैक्स व्हेन दे पासेस थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऐसे सीड भी होते हैं जिनको कोट सीड्स कहा जाता है, जिनके ऊपर एक कोट लगा होता है, और ऐसे सीड्स तब तक उगना स्टार्ट नहीं होते, तब तक जर्मिनेशन उनकी स्टार्ट नहीं होती जब तक वो कोट है किसी केमिकल की मदद से उसको कोट को वीक ना कर दिया जाए। तो भाई कुछ मेथड्स हैं कि कैसे उनको वीक किया जाता है। तो एक मेथड ये है कि जब कोई भी एनिमल है वो किसी भी सीड को देखता है और वो खा जाता है तो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में एज अ रिजल्ट द सीड बिकम सॉफ्ट एंड इज रेडी टू जर्मिनेट। और जब स्टूल के ज़रिए जब एनिमल्स उसको पास करते हैं तो वो जो उसका सीड का कोट होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका होता है और वो जो सीड होता है वो रेडी हो जाता है ग्रो करने के लिए। तो भाई कुछ रीज़न्स हैं कि जो सीड है वो स्लीपी स्टेज में क्यों रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनका एम्ब्रियो है वो इमेच्योर एम्ब्रियो है, ऑप्शन बी केमिकल इनहिबिटर्स, ऑप्शन सी अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड डी हार्ड सीड कोट। ये सारे हमने पॉइंट्स अभी पढ़ भी लिए हैं। तो यहाँ पर जाकर जो आपका आंसर है यहाँ पर जाकर कंप्लीट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं पर है कि राइट अ नोट ऑन वर्नलाइजेशन। तो वर्नलाइजेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। वर्नलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग इन कोल्ड टेम्परेचर गिवन टू एम्बेडेड सीड्स और यंग प्लांट इज़ कॉल्ड वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन ये होता है कि किसी भी कोल्ड टेम्परेचर में अगर हम लोग फ्लावरिंग का प्रमोट करें, किसी भी प्लांट का फ्लावर्स ग्रो करवाना चाहें जो कि हमने पहले से ही सीड को एम्बेड किया हो या फिर प्लांट उगा हो, तो उसके अंदर अगर फ्लावरिंग हमने इंट्रोड्यूस करवानी है कोल्ड टेम्परेचर में तो उसको इस प्रोसेस को वर्नलाइजेशन कहा जाता है। तो दिस इज़ द फिनोमिना इन विच वेजिटेटिव पीरियड इज़ शॉर्टेंड एंड फ्लावरिंग पीरियड इज़ इनहेंस्ड। तो इस फिनोमिना में क्या हम लोग करते हैं, जो वेजिटेटिव पीरियड है तो उसको हम लोग वेजिटेटिव पीरियड को हम लोग कम कर देते हैं और फ्लावरिंग पीरियड को इन्हेंस कर देते हैं, जिसकी मदद से जो प्लांट के ऊपर फ्लावर्स लगना जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। तो एग्जांपल अब देख लेते हैं। अभी तो आप कंफ्यूज होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो मैनी प्लांट रिक्वायर कोल्ड ट्रीटमेंट फॉर जर्मिनेशन। अब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं उन्हें कोल्ड, यहाँ पे ट्रीटमेंट यहाँ पे टेम्परेचर आएगा, तो बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनको कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है जर्मिनेशन के लिए, मतलब कि उगने के लिए। तो पाइन ट्रीज़ विल नॉट जर्मिनेट इफ़ नॉट एक्सपोज टू कोल्ड टेम्परेचर। अब जो है एक इसके अंदर आ जाता है कि जो पाइन ट्रीज़ होते हैं,
पाइन ट्रीज़ कभी भी नहीं उगना स्टार्ट होते, नहीं जर्मिनेट होना स्टार्ट होते जब तक उन्हें कोल्ड टेम्परेचर नहीं मिलता। तो मैनी सीरियल्स लाइक वीट एंड राइस एग्जिस्ट इन 2 वैरायटीज़, द एनुअल और स्प्रिंग एंड बाई एनुअल और विंटर वैरायटी। अब बहुत सारे जैसे हैं चीज़ें, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि आटा है, और जो आटा जैसे गंदम हम लोग बोलते हैं, आटा उगता तो नहीं है, गंदम से ही बनाते हैं। तो गंदम और जो चावल होते हैं वो 2 तरह की वैरायटीज़ के होते हैं। एक होते हैं एनुअल या स्प्रिंग वैरायटी के, एंड सेकंड होते हैं बाई एनुअल या विंटर वैरायटी। अब पढ़ते हैं कि एनुअल और बायएनुअल में क्या फ़र्क है, या स्प्रिंग और विंटर वैरायटी में क्या फ़र्क है। तो द एनुअल और स्प्रिंग वैरायटी इज़ सोन इन स्प्रिंग एंड इट प्रोड्यूस फ्लावर्स इन समर ऑफ द सेम ईयर। अच्छा, जो एनुअल या स्प्रिंग वैरायटी होती है ना, मैं अब खाली चावलों की एग्जांपल देता हूँ। जो चावलों की जो एनुअल या स्प्रिंग वैरायटी होती है, उनके जो बीज हैं तो उन्हें लगाया जाता है स्प्रिंग में, और वो लोग जो हैं वो प्लांट्स मैं कंफ्यूज हो गया, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। सोन इन स्प्रिंग एंड इट प्रोड्यूस फ्लावर्स इन समर ऑफ द सेम ईयर। अच्छा, अगर हम स्प्रिंग में ऐसे बीज को लगाते हैं तो वो जो है वो फ्लावर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, उसी सेम ईयर के समर में वो जो है फ्लावर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। लेकिन जब हम बाई एनुअल और विंटर वैरायटी की बात करते हैं, तो बाई एनुअल और विंटर वैरायटी इज सोन इन फॉल एंड प्रोड्यूस फ्लावर्स इन समर ऑफ नेक्स्ट ईयर। और ये जो विंटर वैरायटी है, इनको फॉल के अंदर, पतझड़ के मौसम में या ऑटम के जो मौसम में इनके बीजों को लगाया जाता है, और ये जो है ये फ्लावर्स को प्रोड्यूस कब करते हैं, अगले साल की समर में प्रोड्यूस करते हैं। If the seeds of this variety are sown in spring, then it will not produce flowers. लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है विंटर वैरायटी वाले जो राइस हैं, उनको अगर हम स्प्रिंग में उनका बीज लगाते हैं, तो वो जो है वो फ्लावर्स प्रोड्यूस कभी भी नहीं करेंगे, और वो कभी भी उगेंगे भी नहीं, बिल्कुल भी। इट इज़ श्योर दैट दे रिक्वायर कोल्ड टेम्परेचर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स ऑफ विंटर वैरायटी। और ये एश्योर आपने करना है कि ये जो विंटर वैरायटी के जो चावल होते हैं या गंदम होती है, इनको हमेशा विंटर में ही लगाना पड़ता है। अगर विंटर में नहीं लगाएंगे तो ये जो है बिल्कुल भी अपनी ग्रोथ को शो नहीं करेंगे और फ्लावर्स भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। द बाई एनुअल लाइक टर्मिड, शुगर बीट विल नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स इफ़ नॉट एक्सपोज टू कोल्ड टेम्परेचर। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऐसे प्लांट्स टर्मिड जैसे हो गए, शुगर बीट हो गए, तो ये प्लांट्स जो हैं ये फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे जब तक इनको कोल्ड टेम्परेचर नहीं मिले। तो द वर्क ऑफ गार्नर्ड, लाइसेंको एंड अदर्स इन रशिया showed that the seeds of winter wheat varieties which are beginning to germinate are placed before germinating at 0.5 degrees centigrade temperature for few weeks and now sown in spring, then it will produce flower in the summer of same year, hence they will behave as a spring variety। ये पूरा मैंने पढ़ लिया पैराग्राफ, अब आपको समझाता हूँ। तो कुछ दोस्त थे, गार्नर्ड, लाइसेंको, 2 ही दोस्त थे, एंड अदर्स, कुछ और भी थे जिनके नाम हिडन हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो विंटर के सीड्स थे ना, विंटर वैरायटी के जो सीड्स थे, गंदम के जो सीड थे, उनको क्या किया, 0.5 डिग्री टेम्परेचर तक रख दिया कुछ टाइम के लिए, ठीक है, और कुछ हफ्तों तक वहाँ रखा, 0.5 डिग्री टेम्परेचर तक रखा, जो कि बहुत ज़्यादा एक कोल्ड टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में रखा। और कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने क्या किया, वो स्प्रिंग के मौसम में ही उन्होंने इनको जो है मिट्टी के अंदर इन बीजों को लगा दिया, और इनके बड़ा हैरतअंगेज़ इनके पास रिज़ल्ट आया। जो विंटर वैरायटी वाले हैं वो समर में ही, उसी साल के समर में वो उगना स्टार्ट हो गए। तो ये इनका एक वो था, एक्सपेरिमेंट था जो कि कामयाब हुआ। तो ये जो है वर्नलाइजेशन है। एंड जो इसके अंदर जो मैंने टाइटल पर अगर आपने देखें ना, तो मैंने वर्नलाइजेशन एंड फोटो पीरियोडिज्म लिखा है। तो वर्नलाइजेशन ही अगर आप कर लेते हैं तो यही बेस्ट रहेगा, फोटो पीरियोडिज्म को आप रहने दें, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट अ नोट ऑन फेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नोट लिखना है फेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स पे। तो देयर आर 3 फेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ग्रोथ इन प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं उनके 3 फेज़ होते हैं ग्रोथ के। फर्स्ट फेज़ द फॉर्मेटिव फेज़, सेकंड एलोंगेशन फेज़, एंड थर्ड मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन फेज़।
जो फर्स्ट फेज़ है हम लोग उसका हम वन बाय वन इन तीनों फेज़ के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मेटिव फेज़ की जाने बढ़ते हैं। तो दीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सट्रीम टिप ऑफ रूट एंड शूट वेयर सेल्स कॉन्स्टेंटली डिवाइडेड। और ये जो फॉर्मेटिव फेज़ है ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्ट होता है एक्सट्रीम टिप ऑफ रूट और शूट की तरफ। ये जो है रिस्ट्रिक्ट होता है वेयर सेल्स कॉन्स्टेंटली डिवाइड एंड इंक्रीज़ इन नंबर। तो ये वाला जो फेज़ है ये सिर्फ और सिर्फ रूट और शूट के अंदर ही इसकी जो ग्रोथ देता है फॉर्मेटिव फेज़। सेल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, और जो इसके सेल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड टुगेदर होते हैं आपस में बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं। जैसे मैं हाथ देख रहा हूँ, दोनों ऐसे बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव थिन सेलुलोज वॉल, इनकी जो सेलुलर वॉल होती है बिल्कुल थिन होती है। एंड लास्ट पॉइंट, साइटोप्लाज्म इज़ डेंस, जो उनका साइटोप्लाज्म होता है वो गाढ़ा होता है। एंड हैव अ लार्ज न्यूक्लियर, उनके पास जो न्यूक्लियाई होता है वो एकदम लार्ज होता है। फिर आता है एलोंगेशन फेज़। दिस फेज़ लाइज इमीडिएटली बिहाइंड द फॉर्मेटिव फेज़, और ये जो फेज़ है ये बिल्कुल फॉर्मेटिव फेज़ के बाद ही ये स्टार्ट होता है, ये वाला फेज़। और इस फेज़ में क्या होता है, हेयर सेल्स नो लॉन्गर डिवाइड्स, और इस फेज़ में क्या होता है कि सेल्स जो हैं वो डिवाइड होना बंद कर देते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ देयर टर्जिड कंडीशन दे रीच देयर मैक्सिमम साइज़। और अगर टर्जिड कंडीशन देखें, या टर्जिड मतलब कि जो सेल्स के अंदर जो लिक्विड होता है, तो इस कंडीशन की अगर देखी जाए तो सेल के अंदर जो टर्जिड कंडीशन होती है बिल्कुल उनकी मैक्सिमम हो जाती है। फिर आता है मैचुरेशन और डिफ्रेंशिएशन फेज़। दिस फेज़ लाइज इमीडिएटली बिहाइंड द एलोंगेशन फेज़, और ये जो फेज़ है ये बिल्कुल एलोंगेशन फेज़ के बाद आता है। इन दिस फेज़ थिकनिंग ऑफ सेल वॉल टेक प्लेस। अब पहले हमने पढ़ा था कि जो सेल वॉल है बिल्कुल इनकी क्या होती है, थिन होती है। लेकिन जो मैचुरेशन या डिफ्रेंशिएशन फेज़ है, इस फेज़ के अंदर हम लोग देखते हैं कि सेल वॉल जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाता है। द एलोंगेटेड एंड एनलार्ज सेल्स मॉडिफाइज इनटू परमानेंट वंस, और जो सेल्स होते हैं जो बड़े हुए होते हैं, लार्ज हो गए होते हैं, वो जो होते हैं वो परमानेंट सेल्स बन जाते हैं। द सेल्स बिकम अडेप्टेड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, और यहाँ पर आकर जो सेल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस करने के काबिल हो जाते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ही है आपका, देखें टारगेट पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इसके नीचे ये वाला सवाल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आ गया है। तो मैं अभी ही आपको ये वाला सवाल भी समझा देता हूँ, क्योंकि देखें बाद में भी मैंने समझाना है, अभी भी मैंने समझाना है, तो ये बाद में भी जाकर सवाल आना ही है, तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कोरिलेशन एंड एक्सप्लेन विद एपिकल डोमिनेंस। आपने डिफाइन कोरिलेशन करना है, कोरिलेशन को डिफाइन करना है, और फिर एपिकल डोमिनेंस को आपने एक्सप्लेन करना है कि एपिकल डोमिनेंस क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोरिलेशन देख लेते हैं। द ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑर्गन रिलेटेड विद द अदर ऑर्गन्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दिस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इज कॉल्ड कोरिलेशन। मैं एक बार फिर पढ़ लेता हूँ। द ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑर्गन रिलेटेड विद द अदर ऑर्गन्स। अच्छा, जैसे किसी भी प्लांट की ऑर्गन की ग्रोथ होती है और वो किसी दूसरी ऑर्गन से रिलेट कर जाए तो डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो ये जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है इसे कहते हैं कोरिलेशन कहते हैं। अगर आपको समझ नहीं आई, जैसे कि मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम रूट की बात कर लेते हैं। जैसे ये मैंने एक रूट बना दी, ये रूट बिल्कुल ज़्यादा ग्रो कर गई है और यहाँ की बिल्कुल छोटी है, यहाँ की रूट बिल्कुल छोटी है। तो अगर देखें तो यहाँ की जब ग्रो करेगी ना यहाँ वाली रूट, तो इसको देखकर जो दूसरी वाली रूट है इसके बिल्कुल रेसिप्रोकल जो है वो भी अपने आप ही जो है ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगी। तो इसी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को कोरिलेशन कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। बाकी एपिकल डोमिनेंस की बात आती है, तो एपिकल डोमिनेंस का जो पूरा जो इसका आंसर है वो मैंने जो हमारी लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स डिटेल में समझाए हैं, वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में एपिकल डोमिनेंस के बारे में समझाया है। तो वहाँ से जाकर अगर आप समझ सकते हैं, अगर कोई जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने वो पूरा लेक्चर लिया होगा तो उनको 100% समझ आ गई होगी और उनको बार बार समझने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जल्दी से वो लेक्चर देखें जहाँ पर मैंने अच्छे से जो है एपिकल डोमिनेंस एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को आपने जो है वो डिफ़ाइन करना है। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको समझा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिंकेज की बात करते हैं। ऑल द जीन्स इन अ गिवन क्रोमोसोम टेंड्स टू रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इज़ नोन एज लिंकेज। अच्छा, जितनी भी जीन्स होती हैं क्रोमोसोम्स के अंदर वो हमेशा बिल्कुल साथ जुड़ी रहती हैं जब इनहेरिटेंस हो रही होती है, तो इस प्रोसेस को लिंकेज कहा जाता है। बिल्कुल छोटी डेफिनेशन है, दो लाइंस की। और जीन पूल भी अभी समझा देता हूँ। नेक्स्ट आगे आपके पास एक अलग से सवाल है जीन पूल का भी, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन ही है, तो उसकी भी डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूँ। तो द टोटल एग्रीगेट ऑफ ऑल द जीन्स इन अ पॉपुलेशन एट पर्टिकुलर टाइम इज़ कॉल्ड जीन पूल। अच्छा, जितनी भी जीन्स हैं और मतलब कि वो जब इकट्ठी हुई होती हैं और जब उनका एग्रीगेट निकालते हैं, जब उनको बिल्कुल इकट्ठी हुई होती हैं एक पॉपुलेशन के अंदर एक टाइम के अंदर, तो उसको जीन पूल कहा जाता है। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, अगर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो जीन पूल मैं आपको आसानी से बताता हूँ। अगर कोई भी जीन्स हैं, काफ़ी सारी जीन्स इकट्ठी हुई हों एक टाइम पर, तो उसे जीन पूल कहा जाता है। जीन पूल भी हो गया, लिंकेज भी हो गया। अब जो है नेक्स्ट आपके पास है क्रॉसिंग ओवर, ये भी एक डेफिनेशन है, ये जल्दी से देख लेते हैं। तो द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ टेट्रेड्स ऑफ द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स genetic material between non-sister chromatids of tetrads of homologous chromosomes in meiosis is known as crossing over। अच्छा, जो जेनेटिक मटेरियल है जब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान जब एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर किसी भी होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर, और ये जो प्रोसेस होता है ये मियोसिस के ज़रिए होता है। कभी भी जो जेनेटिक मटेरियल होता है जब वो वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो ये मियोसिस के प्रोसेस के ज़रिए होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है तीन जो है मेन इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं वो हमने कवर कर ली हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ही लेक्चर स्टॉप करना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि यहाँ पर इसी लेक्चर में जो है जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं कवर कर दूँगा आप लोगों को, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि लेंथ ही हैं बहुत सारे हमने ऐसे भी क्वेश्चंस देखे जो कि 2-2 पेजेस के, 2.5 पेजेस के थे, और एक मैं आपको लाइन उसकी समझा रहा हूँ। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इसका पार्ट 3 भी बनाना पड़ेगा। तो बिल्कुल भाई हमने काफ़ी सारे सवालात कर लिए हैं, बिल्कुल थोड़े से सवालात रह गए हैं, तकरीबन 7-8 सवालात हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए भी एक थर्ड पार्ट भी बनाना पड़ेगा। तो वो थर्ड पार्ट कल अपलोड हो जाएगा, तब जाकर जो बॉटनी है आपका कंप्लीट जो है वो सॉल्व उसका टारगेट पेपर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जितने भी सवालात हैं उनकी अच्छे से समझ आई होगी। और मैं आपसे हमेशा यही बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे, और देखें, मैं आपसे पे नहीं कर रहा बिल्कुल भी। अगर मैं चाहता तो मैं आपको बोलता कि आप पे करें, तो आपको करना ही पड़ता है क्योंकि पेपर सर पे हैं और आंसर्स नहीं मिल रहे होते, तो बच्चे जो हैं वो पे कर लेते हैं। लेकिन जो मेरा चैनल बनाने का मेन मकसद था वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए था जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कि ट्यूशन्स नहीं अफोर्ड कर सकते। आपको पता है कि आजकल के जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो कितना ज़्यादा पे करते हैं। तो उनके लिए मैंने, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने ये स्टार्ट किया, उसी गोल को मैं लेकर चल रहा हूँ। तो अगर मैं अपने गोल के साथ सिंसियर हूँ, मैं आप लोगों से कोई भी पैसे अर्न नहीं कर रहा, बस इतना आपसे कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो लाजमी टीचर को आप सपोर्ट किया करें, और कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बताया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियोस हैं उसका आपको जो है नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द रिसीव हो सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब हम लोग इसका पार्ट 3 और फाइनल पार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलिज़ा एजुकेशनल अकेडमी।